नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने भाषा की परिभाषा, उसके प्रकार, लिपि व व्याकरण के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे बोली की परिभाषा, भाषा और बोली में अंतर तथा हिंदी की विभिन्न बोलियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बोली। बोली को उपभाषा भी कहते हैं। यहाँ हम बोली की परिभाषा से पहले बोली के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बोली और भाषा में अंतर क्या है। दोनों ही हमने भाषा में पढ़ा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन बोली में भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन इसमें फिर अंतर क्या है? अंतर देखो, भाषा जो होती है वो लिखित रूप में होती है, हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन बोली जो होती है वो केवल मौखिक रूप में ही होती है। दूसरा, भाषा का जो रूप होता है वो विकसित होता है, लेकिन जो बोली का रूप जो होता है वो सीमित होता है, अर्थात भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। अब इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। यहाँ देखिए, अब इनको अंतर पढ़ेंगे तो अभी भाषा और बोली का जो अंतर है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाषा व बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा एक देश नहीं अनेक देशों में बोली जाती है, लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वो जिले तक भी नहीं बल्कि जिले में भी कुछ क्षेत्रों में ही विकसित रहता है। दूसरा, भाषा में साहित्य रचना की जाती है, जबकि बोली में साहित्य रचना नहीं होती। ये दूसरा इसका कारण है। तीसरा देखो, भाषा का व्याकरण होता है और बोली का व्याकरण नहीं होता। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका व्याकरण होता है, जैसे अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण है, हिंदी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण है, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए व्याकरण है, लेकिन किसी भी भाषा को बोली को सीखने के लिए कोई व्याकरण नहीं होता। चौथा अंतर इसका देखो, भाषा का शब्दकोश होता है लेकिन बोली का शब्दकोश नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे हिंदी की विभिन्न बोलियां। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, इसमें अन्य बोलियां भी शामिल हैं। इसमें देखेंगे हिंदी की बोलियों में पहला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। तीसरा है राजस्थानी। राजस्थानी में 4 बोलियां हैं, मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी और हाड़ौती। चौथा है बिहारी। बिहारी की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। पांचवा है पहाड़ी। पहाड़ी की भी 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। यानी ये जो बोलियां हैं ये केवल सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती हैं और इन बोलियों के विकास से ही और इन बोलियों के मेल से ही हिंदी का विकास हुआ है। अब हम आगे देखेंगे, इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की राजभाषा हिंदी कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। आगे भाषा की विशेषताएं। इसमें देखिए, सबसे पहली विशेषता है अर्जित संपत्ति, अर्थात भाषा जो है हमें क्या बोलना है, हमारे अंदर बोलने की जो योग्यता है वो हमारी क्या होती है? जन्मजात। बोलने की योग्यता हमारी क्या होती है? जन्मजात। लेकिन हमें क्या बोलना है ये क्या है? हमारी अर्जित। दूसरा है सामाजिक प्रक्रिया। भाषा हमें क्या बोलना है ये हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं और वो हमें समाज से ही सीखने को मिलता है, इसलिए भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया।
तीसरा, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। ये भाषा जो होती है उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। यदि अंतिम स्वरूप होता भाषा का तो एक ही भाषा रहती, क्योंकि हमारी हिंदी का जो विकास है वो 1050 संवत से हुआ है, विक्रम संवत से। और हिंदी की मूल जननी जो है वो संस्कृत से है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। ये हमारा संस्कृत, पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। यहाँ ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। लेकिन हिंदी का मूल जन्म या मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत से। अब चौथा देखो, परिवर्तनशील, अर्थात इसका अंतिम स्वरूप नहीं है तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील। और परिवर्तनशील है इसीलिए तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और हिंदी तक इसका परिवर्तन हुआ। पांचवा, भाषा की विशेषता में देखो, मानक स्वरूप। भाषा का एक मानक स्वरूप होता है, जो जैसे हम ए को लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे ए को, तो ही ये मानक स्वरूप है। अगर हम इसके दूसरे तरीके से लिखेंगे तो वो मानक स्वरूप नहीं होगा। छठा देखो, कठिन से सरल की तरफ। ये शिक्षण विधि में भी आता है। भाषा जो होती है, किसी भी भाषा को हम सीखते हैं तो वो कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको सीखते हैं तो सरलता की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो भाषा कठिन से सरल की तरफ होती है। भाषा का विकास क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये बहुत सी परीक्षाओं में भी आता है कि भाषा का विकास क्रम क्या है। ये सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इसका विकास क्रम होता है। सबसे पहले हम में सुनने की क्षमता होती है। जब बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, तो वो क्या करता है? सबको सुनता है। फिर वह थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, फिर उसके बाद पढ़ना, और अंत में वह लिखना शुरू करता है। तो ये है भाषा का विकास क्रम। अब मैं इस वीडियो पर आधारित आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से पढ़ा है तो आप यह उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फिर से सुनिए, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किस भाषा से हुई? दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ? और तीसरा प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? आप हम कमेंट बॉक्स में इन उत्तरों को दीजिए। धन्यवाद।